दूसरों की गलतियों से सीखना जरूरी है, जिंदगी आपको हर गलती का मौका दे ये जरूरी नहीं। इंडिया पाकिस्तान डायनामिक्स में बात सटीक बैठती है। पाकिस्तान चैलेंजिंग नेबर है, सिक मैन ऑफ साउथ एशिया कहा जा रहा है। हमें पता होना चाहिए क्यों, कौन से पैरामीटर पर पाकिस्तान कहां खड़ा है और इंडिया उसकी तुलना में कहां है, क्या कारण है पाकिस्तान के इस हश्र के और क्या होना चाहिए। वीडियो के एंड में यूपीएससी मेंस सरीखा आपके लिए क्वेश्चन है। कौन सी इनग्रेन प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करी ड्यूरिंग दिस वीडियो इन पाकिस्तान, इंडिया को क्या सीखना चाहिए और किस दिशा में ज्यादा एफर्ट करने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, इंडियन ज्योग्राफी बाय स्टडी IQ ये बुक रिलीज हो चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस इन अ वेरी सिंपल मैनर, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, प्री कम मेंस क्वेश्चन, सब कुछ है इसमें। दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर वीडियो से जुड़े अपडेट्स MCQs आते रहते हैं। आपका कभी कोई डाउट हुआ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सबसे पहले डेटा से बात करते हैं, पैरामीटर्स से। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है? टोटल इनकम ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 178वें स्थान पे है, 178 पे, और ये बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम का 69% है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम का 61% है। हालांकि एक डेटा आपको चौंका देगा शायद, 20 साल पहले पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश और इंडिया की पर कैपिटा इनकम से बेटर थी। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम का 138% और भारत की पर कैपिटा इनकम का 130%। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हर साल HDI इंडेक्स रिलीज करता है। 2021 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान 154th रैंक पर है आउट ऑफ 189 नेशंस। इंडिया की 131 रैंक है, बांग्लादेश की 133। हमें भी काम करने की जरूरत है। यहां से प्रीलिम स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आता है HDI से, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने एक कंसेप्ट दिया था, इसमें मिस्टर अमर्त्य सेन का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, इंडियन नोबेल लॉरेट। कौन से डायमेंशंस इसमें लिए जाते हैं? पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा नॉलेज और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब क्या है इसका? देखिए, दुनिया जब जीडीपी की तरफ भाग रही थी, अभी भी हम भाग रहे हैं, लेकिन इस कंसेप्ट ने हमारी डायरेक्शन को एक ब्रॉड बेस दिया है। मतलब क्या है? यानी कि देश की केवल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उससे आप नहीं लगा सकते सक्सेस का अंदाजा। कारण देश में 50 उद्योगपति बहुत बेहतर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो देश के जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि देश के जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट है? नहीं ना। और अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो वो ताश का एक महल है जो जल्दी ही क्रम्बल हो जाएगा, राइट। इसी वजह से हमें HDI को जानना चाहिए और उसके बाद अपनी पॉलिसीज को रीवैल्यूएट करते रहना चाहिए। इंडिकेटर्स क्या है इसमें? जैसे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इससे पता लग जाता है कि वहां पर मदर चाइल्ड के लिए आपने क्या स्कीम्स करी हुई हैं, मींस इंपॉवरिशमेंट तो नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है कि नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है कि नहीं। नॉलेज के लिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि ऑन एन एवरेज कितना समय लोग बिताते हैं स्कूल में, और एक्सपेक्टेड यानी कि अभी जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे एक्सपेक्टेड इंक्रीज क्या हो सकता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में GNP पर कैपिटा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा। इसके बाद डायमेंशंस, जो डायमेंशन इंडेक्स है, मींस ये ब्रॉड इंडेक्स है, इसके अंदर जो 3 सब इंडेक्स हैं उसको याद करने का तरीका देखिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद कर लीजिएगा, HEI यानी कि हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक बाजार में आपकी पहचान। अब बाजार में पहचान किस बात से होती है कि आपके प्रोडक्ट्स की मांग क्या है, और मांग किस बात से होती है कि क्वालिटी क्या है और दाम क्या है। तो उसके लिए आपको अपने घर में तो माहौल बनाना पड़ेगा नहीं। तो देखिए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका अडॉप्शन होना चाहिए, और साथ में आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, राइट। यानी कि स्थिरता होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में। अच्छा, एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद लोग भी तो चाहिए, राइट। तो लोग हेल्दी भी होने चाहिए और स्किल्ड भी होने चाहिए, यानी कि सेकंड पिलर है ह्यूमन कैपिटल। थर्ड है मार्केट, बाजार चाहिए आपको अपने पास। तो बाजार में प्रोडक्ट मार्केट होनी चाहिए, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तभी तो उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में होगी। जब आपके पास वैरायटी होगी तो प्रोडक्ट मार्केट होनी चाहिए, लेबर मार्केट होनी चाहिए, सही दाम पर आपको लेबर मिल जाए, फाइनेंशियल सिस्टम होनी चाहिए। कहा जाता है किसी देश में कितने आसान शर्तों पर किसी उद्योगपति को उधार मिल जाए, मींस फाइनेंसेस का मूवमेंट कितनी आसान शर्तों पर होता है, इसका सीधा इंपैक्ट उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इससे। तो हमें एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। मार्केट साइज होना चाहिए,
साथ में इनोवेशन होना चाहिए, बिजनेस में डायनेमिज्म होना चाहिए और साथ में आपके देश में इनोवेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यानी कि अगर प्रीलिम्स में यहां से एक क्वेश्चन बैठता है तो याद रखिएगा EHMI, यानी कि इनेबलिंग एनवायरमेंट, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट एंड इनोवेशन। आई थिंक ये याद रहेगा आपको। इंडिया की रैंक यहां पर 43 है और देखिए पाकिस्तान की 110 है आउट ऑफ 137, बांग्लादेश की 103 है। अब ओवरऑल फिक्स इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब क्या है, टोटल जो पाकिस्तान का जीडीपी है उसका मात्र 14%, 14% ही फिक्स इन्वेस्टमेंट में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 100 रुपये जीडीपी है तो उसका केवल 14%, मान लीजिए 14 रुपीज ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, पावर सेक्टर इनमें जाता है। मुझे बताइए अगर कोई देश जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही मान लीजिए वो कंज्यूम कर रहा है, तो आपको लगता है कि उसके जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो अच्छे होंगे? नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो तब होती है ना जब आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट के लिए आपको, और मैं आपको बता दूं, जितने अंडर डेवलपिंग नेशन है ये जितने डेवलपिंग नेशन है उसमें ये कंपोनेंट हाई होना चाहिए। ऑन एन एवरेज ये 20 से 25% रहता है डेवलपिंग नेशन में, लेकिन देखिए पाकिस्तान को 20 से 25% तो रखना चाहिए, लेकिन कहां पर है, 14% पे है। इंडिया का 28.1% बताया जाता है, क्योंकि जब आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके आप अगले साल और बेटर प्रोडक्शन कर पाएंगे और बेहतर जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, राइट। एफडीआई देखिए ये कितना है, 0.8% ऑफ जीडीपी, जो यानी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट आ रहा है पाकिस्तान में। इंडिया में है 1.8% ऑफ जीडीपी। आपको एग्जैक्ट नंबर्स में बता दें, $3 बिलियन ग्रॉस एफडीआई आया एक साल में, और इंडिया में देखिए कितना है, $50 बिलियन, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। पाकिस्तान रैंक अमंग लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड एजुकेशन हेल्थ। कहने का मतलब यह है जो सोशल इंडिकेटर है जहां पर सीधे तौर पर सरकार की प्राइमरी फोकस होना चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ, उस पर पाकिस्तान पुअर है। 2020 में जो पॉवर्टी रेट है वो 5% के दर से बढ़ा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अराउंड 39.3% पॉवर्टी रेट वहां पर बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि ये टाइम कोविड अटैक वाला टाइम था, राइट, वी वर गोइंग थ्रू कोविड और कई सारे देश जो है अर्थव्यवस्था पर मार झेल रहे थे। इंडिया में जो रूरल्स एरिया है उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी में इंडिया ने अच्छा काम किया, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, वर्ल्ड बैंक कहता है अराउंड $1.9, $1.95, मतलब ये हुआ करीब 145 रुपए मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि उनका कहना है कि देखिए जो इंडिया की मनरेगा स्कीम है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई और वो गांव की तरफ मोबिलाइज हो गए थे, अब हमें पता है कि ज्यादा जनता गांव में है, राइट, और एक्सट्रीम पॉवर्टी वहां ना हो, वहां पर डिमांड बनी रहे, तो मनरेगा ने अच्छा काम किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वहां पर जो है खाने का सामान घर पर पहुंचाया गया। तो इसमें इंडिया को प्रेज किया गया है, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेजर्स जो है शॉर्ट टर्म अगर डिक्लाइन आया है उसमें सही होते हैं, राइट, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोगों को डिपेंडेंट नहीं बना सकते, राइट, तो हमें इस पर काम करना होगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो पाकिस्तान की रैंक है 130 आउट ऑफ 139 नेशन। तो देखिए हालात कितने खराब हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब ये है कि देखिए आपके यहाँ कानून सर्वोपरि माना जाता है और सरकार आर्बिट्ररीली काम नहीं करती, कानून के हिसाब से काम करती है। लेकिन देखिए पाकिस्तान 130 पर है, इंडिया यहाँ पर देखिए ये रहा 79th रैंक पर है। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अगर आपसे मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो पैरामीटर्स क्या है, हालांकि अगर आप रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को जानते हैं तो आपके लिए ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इन डिटेल देखिए क्या है, कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर। मैंने अभी आपको बताया पहला फीचर तो यह आर्बिट्ररी एक्शन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, भले ही कोई प्राइम मिनिस्टर है, भले ही कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, भले ही कोई सेक्रेटरी है किसी मिनिस्ट्री का, भले ही कोई चीफ मिनिस्टर है, एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब। कानून के हिसाब से हर किसी को अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, राइट। अगर वो एक काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री की पोजीशन पे, सीएम की पोजीशन पे, कोई डीएम की पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हैं, राइट, हैं सब कानून के अंदर ही। क्योंकि अगर जिस दिन ऐसा होने लग गया, कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने के लिए मिलते हैं कि आपने कानून को साइडलाइन कर दिया और आपने कहा हम इस पोजीशन पर हैं, हम कानून से ऊपर हैं, तो ऐसे में कैओस आ सकता है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। आज आप कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, लोगों का विश्वास कानून में घटेगा, और जब लोगों का विश्वास कानून में घटता है, मुझे बताइए व्यवस्था चल सकती है क्या? नहीं। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहां कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको लोग मानते हो, राइट।
तो पाकिस्तान इज इवन बिहाइंड। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कंस्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट, ये पहला पैरामीटर है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ करप्शन एक क्राइटेरिया लिया गया है, एब्सेंस ना हो तो हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रूवन केसेस हो रहे हैं, राइट। इस पर लगाम लगनी चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि सर करप्शन तो देखिए कोई रोक नहीं सकता, होता रहेगा, वो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन एक बात भी ध्यान रखिएगा, पब्लिक पॉलिसी में कहा जाता है कि लोग जो भी फैसला कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो करने का एक अच्छा इंसेंटिव है। ये इंसान की फितरत है, वो करेगा जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो। अगर लोगों को करप्शन वाला जो स्टेप ले रहे हैं, अगर वो करने से ज्यादा नुकसान हो और ईमानदार रहने से ज्यादा फायदा हो, अगर आप ऐसा सिस्टम बिल्ड कर पाए तो यहां पर करप्शन पर लगाम लग सकती है। आप कहेंगे कैसा लगेगा? अरे ऑनेस्ट को आपको हीरो बनाना पड़ेगा समाज में, राइट। ऑनेस्टी और एफिशिएंसी। ऑनेस्टी का मतलब केवल ये भी नहीं है कि भाई मैं रिश्वत नहीं लेता लेकिन मैं काम भी नहीं करता, फिर तो आप देश पे बोझ हो, राइट। काम भी तो करना होगा ना। तो कहने का मतलब ये, लेकिन ऑनेस्टी और जो अच्छे से काम करते हैं उनको इंसेंटिवाइज करो, उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी दो, उनको अच्छे से प्रमोशन भी दो, राइट। तो जाहिर सी बात है वो फैसला लेगा जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो। अगर फायदा ज्यादा ईमानदार रहने में है तो जाहिर सी बात है वो करेगा। अगर करप्शन में उसको पता है कि यार बहुत टाइट चल रहा है मामला और सरकार जो है आपको कभी भी सस्पेंड तो नॉर्मल बात है, टर्मिनेशन कर देगी, जेल चले जाओगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इस चीज पर, मतलब लूप होल जो है प्लग होते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करप्शन करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ऐसी ओपन गवर्नमेंट यानी कि सरकार नए नए आइडियाज को लेने के लिए तैयार हो, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी जाए, ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट हो, यानी कि जो रेगुलेशंस लॉज बनाए वो एनफोर्स भी किए जाए, राइट। ऐसा नहीं है कि कानून की किताबों में है बस। सिविल जस्टिस हो, क्रिमिनल जस्टिस हो, यानी कि जस्टिस में सिविल और क्रिमिनल दोनों अच्छे से काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि लोग पेंडिंग चल रहा है केसेस और फिर लोग कह रहे हैं यहां से तो कुछ होना जाना है नहीं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास सिस्टम में हिल जाता है। तो इन पैरामीटर्स पर काम करना होगा, तब जाके हमारी रैंक भी इंप्रूव होगी, राइट। बीइंग अ यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपका दिमाग पता कैसे चलना चाहिए? जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में कटाक से आना चाहिए कि यार सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। मैंने कुछ पढ़ा था कि अभी कुछ टाइम पहले कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग होगी वेब बेस्ड लर्निंग होगी, इंटरकनेक्ट होने लग जाएंगी चीजें। पाकिस्तान इज इवन बिहाइंड मोजाम्बिक, बांग्लादेश, युगांडा, होंडुरास, मतलब इन सबसे पीछे है। साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है वो नीचे से ऊपर वाले स्थान पर, यानी कि सबसे नीचे तो अफगानिस्तान है रूल ऑफ लॉ में, राइट, और उससे ऊपर है आपका पाकिस्तान। अब रीजंस क्या हैं, इस पर आते हैं। सबसे पहले तो है डिसइंटरेस्टेड एंड एक्सप्लॉयटेटिव एलीट। एक्सट्रैक्टिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव एलीट मतलब क्या है इसका? वहां की जो एलीट क्लास है उसने आम जनता का शोषण किया है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज का दुरुपयोग किया है और खुद जो है करप्ट होकर, पावरफुल होकर जगह जगह अपनी प्रॉपर्टीज विदेशों में सेटल कर दी है। तो ये एक्सप्लॉयटेटिव एलीट और एलीट के पास इतना ज्यादा पावर होना पाकिस्तान के सिस्टम में, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके बाद अंडरमाइन जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन। जब हम कहते हैं लोकतंत्र, जैसे पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब केवल चुनाव कराना ही थोड़ी ना होता है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि वहां पर जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट हो, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट हो, राइट। तो यहां पर अंडरमाइन हो रहा है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तीसरा, करप्ट पॉलिटिशियन। यहां पे पहले कुछ नाम लिखे थे, फिर मैंने सोचा जरूरी नहीं है इतने सारे, तो करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं। अब कॉबलिंग पॉलिटिकल अलायंस, यानी कि पॉलिटिकल अलायंस में स्टेबिलिटी नहीं। आप कहेंगे सर इससे पाकिस्तान का हश्र बुरा कैसे? बिल्कुल, अगर अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो कोई भी सरकार आई, अब कोई भी, अभी आपने देखा इमरान खान, राइट, अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। तो मुद्दा ये है कि अगर सरकार स्टेबल होती है तो वो जो लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलती है, उसके लिए जो स्टेप्स लेती है, वो रिजल्ट आने में लगता है टाइम, राइट। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो हमें चेंजेस करने होते हैं। अगर सरकार कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाएगी, अब नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से सोचेगी, नए तरीके से काम करेगी, तो ऐसे में पॉलिसी कोहेरेंस नहीं आ पाता, राइट। और इस अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? जनता को होता है। दोबारा चुनाव होंगे, जनता का पैसा खर्च होगा, पॉलिसी सही से काम नहीं कर रही, जनता का नुकसान होगा। सबवर्सिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सिस्टम ऐसा है जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी की लैक है, यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारियां, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनका टाइम पर मॉनिटरिंग, यहां पर एक बहुत बड़ा गैप है। हमें भी यहां से सीखना चाहिए, हालांकि हम उस दिशा में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। फेलियर ऑफ मोस्ट पब्लिक पॉलिसीज, जैसे हम कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कैसे कर रहा है? यह देश एक मशीनरी है जिसमें कई सारे इक्विपमेंट्स, कई सारे पुर्जे साथ साथ काम करते हैं, राइट। कुछ मेजर पॉलिसीज होती हैं देश को मेजर पुश देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में जो मेजर पॉलिसीज हैं वो फेलियर साबित हुई हैं,
पाकिस्तान इज नॉट अ गुड प्लेस, देयर इज नो वन टू ब्लेम। असली ब्लेम क्या है? टॉक्सिक गवर्नेंस मॉडल। टॉक्सिक गवर्नेंस मॉडल यानी कि आप लोगों को, जो हम कह रहे हैं कि भाई एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल एलीट है, वो कारण है, लेकिन वो कारण क्यों बने? क्योंकि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल था वो ऐसा था जिसका वो गलत फायदा उठा पाए। तो हमें भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारी गवर्नेंस मॉडल में कुछ खामियां तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल बॉसेस या कुछ पैसे से ताकतवर लोग दुरुपयोग करते हों देश के संसाधनों का, कानूनों का। तो हमें भी इस दिशा में सोचना चाहिए लगातार और इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इंड्यूसिंग मैनेज्ड कैओस। देखिए, जो देश, अगर कोई टीम है वो आपस में ही लड़ रही है तो जाहिर सी बात है वो टीम जीत नहीं सकती। और पाकिस्तान में एथनिक कैओस, जो सुन्नी मेजॉरिटी हैं वो माइनॉरिटी पर अटैक कर रहे हैं, राइट। सेक्टेरियन डिफरेंट सेक्ट्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरह के कैओस अगर किसी देश में होते हैं तो जाहिर सी बात है तरक्की कैसे हो पाएगी। इंटरनल इशूज हैं जैसे फ्लड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। इमरान खान ने खुद कहा था कि देखिए, मैं मानता हूं कि इससे पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, मतलब पाकिस्तान की पहली सरकारों ने इस्तेमाल किया टेररिस्ट का, सेफ हेवंस दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि खुद पाकिस्तान अब परेशान है टेररिज्म से, राइट। तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा। अब जरा देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम 1999 टू 2000, यानी कि हर साल कितने परसेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूं 4.65%, तो इसका मतलब है उस साल इतना ज्यादा और बढ़ गया। नो कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो वन रीजन। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान सेक्लूडेड है फॉरेन पॉलिसी स्फेयर में। अब ऐसा क्यों है? देखिए, दूसरे देशों के साथ संबंध आपके तब मजबूत होते हैं जब आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट होते हैं। और आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह तो तब प्रेजेंट होंगे ना जब आप अंदर से मजबूत होंगे, अंदर से स्टेबल होंगे। तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लैकिंग। टैटर्ड इकोनॉमी है और आईएमएफ ने कहा है कि हम हो सकता है लंबे समय तक आपका जो क्रेडिट है उसको कंटिन्यू ना कर पाए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो पाकिस्तान में और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को करीब 21 ट्रिलियन रुपीस जो पाकिस्तान पर उधार है उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है पाकिस्तान को बचाने का। आप कहेंगे कि दूसरे क्यों मानेंगे? क्योंकि कहा गया है कि देखिए, अगर पाकिस्तान डूबा तो अकेला नहीं डूबेगा। वहां पर अगर अलग अलग टेररिस्ट आ गए, मतलब हेवन बन गया टेररिस्ट का, मिसमैनेजमेंट हो गया, तो ऐसे में वो सिक्योरिटी इशू भी बनेगा रीजन के लिए। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि देखिए, दूसरों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, राइट। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू रिमेन FATF ग्रेड लिस्ट। इसका FATF ग्रेड लिस्ट पर क्यों रहता है पाकिस्तान? क्योंकि सस्पिशन है कि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता रहा है, उस पर ड्यू एक्शंस नहीं लिए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस वजह से ग्रे लिस्ट में रखा है। अब होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो एनर्जी जो जगह जगह डाइवर्ट करी हुई है उसको बेसिकली सही जगह पर लगाए, राइट। जैसे एफिशिएंसी लाए अपने सिस्टम में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे पाकिस्तान में आर्मी, ISI ये सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट से इतनी ताकतवर कैसे है? हमारे यहाँ तो आर्मी, जो सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो ऊपर है, राइट। और आर्मी अपना काम करती है सुरक्षा का, लेकिन वहां पर उल्टा क्यों? इसका एक रीजन दिया जाता है कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान पर थे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एक तो कहा गया इंडिया से खतरा है और दूसरा अफगानिस्तान के साइड से खतरा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साइड से एक बड़ा ग्रुप था जो कहता था कि हमें पाश्तूनिस्तान बनाना है, और अगर उनका पाश्तूनिस्तान का सपना पूरा होता तो 1/3 पाकिस्तान जाता। तो ऐसे में पाकिस्तान ने काउंटर लीडर्स भी खड़े करे अफगानिस्तान में, जिससे कि पाकिस्तान जो है एकजुट रहे। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को, यानी कि ISI को, इंटेलिजेंस फोर्सेस को, आर्मी को ज्यादा पावर दी गई। लेकिन फिर इसका दुरुपयोग भी हुआ, डेमोक्रेसी का दोहन हुआ, यानी कि डेमोक्रेसी का यू कैन से शोषण हुआ, राइट। और उसके बाद पाकिस्तान के रिसोर्सेज का दुरुपयोग होता रहा। तो इससे हमें सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि देखिए, कभी भी कुछ परमानेंट चेंजेस अगर किसी सिस्टम में ऐसे कर दिए जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान में हुए, तो उससे लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा नुकसान किसी देश को झेलना पड़ सकता है। रिमूव द अनसर्टेनिटी, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी अनसर्टेनिटी, जब तक आप इसको नहीं सुधारेंगे तब तक लोग आपके देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी।
इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यानी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको ऑटोनोमस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस दीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, पाकिस्तान रिमेन्स अ चैलेंजिंग नेबरहुड, डिस्कस द इनग्रेन्ड कॉम्प्लिकेशंस एंड लेसन्स फॉर इंडिया, 15 मार्क। आई थिंक अब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, डिस्कस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।